मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस सेशन में आपका स्वागत और अभिनंदन। एग्ज़ाम बहुत क्लोज है ना। मानो तो मौज है वरना समस्याएं तो हर रोज है। तो एग्ज़ाम बहुत क्लोज है और क्लोज एग्ज़ाम के अंदर वन शॉट जो चल रहे हैं उसमें अपन फिजिक्स और फिजिक्स में लाइट, उसके बाद में आई और उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी और लास्ट में आपका रहेगा मैग्नेट। ये चारों चैप्टर अपन 10th के हिसाब से क्लियर करने वाले हैं और कंप्लीट सेशन अवेलेबल है, जिसको जाकर के आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए क्लासेज को। और दूसरी चीज़, डिस्क्रिप्शन के अंदर साइंस एवरीथिंग ऐप का लिंक दे रखा है। हज़ारों बच्चे उसके ऊपर आ रहे हैं, कोर्स को एक्सेस कर रहे हैं और बहुत कम टाइम के अंदर इस ऐप को आप ही लोगों के एप्रिशिएशन से बहुत आपने इस सिस्टम को आपने लाइक किया, जिसमें कंप्लीट 10th इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एनसीईआरटी बेस्ड और कंसेप्चुअल क्लासेस बच्चों को मिल रही है, जिसमें आपको हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल करवा रहा हूँ, क्लास की कंप्लीट पीडीएफ अवेलेबल करवा रहा हूँ, उसके साथ में कंप्लीट टेस्ट पेपर और नोट्स, बुक्स, सारी चीज़ें ऐप के थ्रू आपको अवेलेबल हो रही है। तो बहुत सारे बच्चे इस कम टाइम के अंदर, जितने बच्चे इससे आकर के ऐड हुए हैं, जुड़े हैं, सब्सक्रिप्शन लिया है, उसके लिए सभी को तहे दिल से शुक्रिया। और आप भी इस चैनल के ऊपर अगर विजिट कर रहे हो फर्स्ट टाइम में, तो आप नो डाउट क्लासों को लाइक शेयर करना और इसी के साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करना और अपने यार दोस्तों के साथ में इन चीज़ों को शेयर भी आप लोग ज़रूर करें। और मैं क्या कहूँगा, यस कुछ नहीं, चलते अपन चैप्टर के ऊपर। और आज का जो चैप्टर अपने पास में चलने वाला है वो चैप्टर नंबर 9 रहेगा और इसमें अपन बात करेंगे कंप्लीट लाइट के अंदर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, दो ही चीज़ें हैं, इनको लेकर के मैं चलता हूँ। और कंसेप्चुअल रहेगा तो वन शॉट रहेगा, तो मैं कम मतलब टाइम के अंदर हो सके तुम्हारे को अच्छे से अच्छा मैटर दे पाऊँ। तो फर्स्ट पॉइंट में यहीं पर पूछा जाता है कि लाइट होती क्या है ना, व्हाट डू यू मीन बाय लाइट। तो लाइट होती क्या है, उसके ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय लाइट। लाइट क्या होती है? तो लाइट के रेस्पेक्ट में अपन डिफाइन करते हैं कि लाइट जो है वो एक एनर्जी का फॉर्म होती है और ये कोई भी लिविंग है उसकी आईज के अंदर एक विजिबल फिनोमिना क्रिएट करती है ना। तो अपन नोट करते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड दैट क्रिएट विजिबल फिनोमिना इन आवर आई। तो ये आंखों के अंदर एक देखने की क्षमता क्रिएट करने का कार्य करती है, तो उसको अपन लाइट के नाम से जानते हैं। एक तो पॉइंट ये इसमें पूछा जाता है। सेकेंड पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप देखोगे तो पॉइंट आता है लाइट इसके नेचर के रेस्पेक्ट में। तो नेचर के रेस्पेक्ट में जब अपन चलते हैं, लाइट क्या है, कैसे वर्क करती है, तो लाइट का जो नेचर है वो हमेशा एक ड्यूअल नेचर होता है। और ड्यूअल नेचर के रेस्पेक्ट में भी अगर देखा जाए तो ड्यूअल नेचर के अंदर लाइट जब प्रोपेगेट होती है तो उसके अंदर प्रोपेगेट होने पर लाइट के अंदर वेव नेचर भी होता है और उसके साथ साथ में इसमें पार्टिकल का नेचर भी होता है। तो दो टाइप के नेचर के अंदर लाइट हमेशा प्रोपेगेट होती है। तो ये प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के रेस्पेक्ट में भी कुछ पॉइंट चलते हैं। अपन लाइट को लेकर के सीधा चले अगर, है ना, तो यस, लाइट को मैं स्टार्ट करता हूं। और लाइट जो है वो एक टाइप की एनर्जी होती है और अपनी आंखों के अंदर ना विजिबल फिनोमिना क्रिएट करती है। तो नोट करते हैं लाइट। लाइट क्या है? तो लाइट को नोट करते हैं, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस विजिबल फिनोमिना इन आवर आई। that produce visible phenomena in our eye या फिर in living organism। कोई भी सजीव है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी आंखों के अंदर जो विजिबल फिनोमिना क्रिएट होती है उसको अपन लाइट के नाम से जानते हैं। ओके, अगला पॉइंट आता है सोर्स ऑफ लाइट। तो सोर्स ऑफ लाइट को आप देखोगे तो उसमें सन है, बल्ब है या फिर बर्निंग कैंडल है, ये सारे के सारे इसके सोर्स रहते हैं। सोर्स ऑफ लाइट देखोगे सबसे जो लार्जेस्ट सोर्स है नेचर के अंदर वो तो है इसका सन। और सन के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो उससे हीट लाइट प्रोड्यूस होती है, उस प्रोड्यूस होने के पीछे का मेन रीजन जो होता है वो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। और सन के साथ में बल्ब के साथ में टॉर्च या फिर ट्यूबलाइट, ये सारे कहीं न कहीं
इस लाइट के अच्छे सोर्स माने जाते हैं। सोर्स के बाद में नेक्स्ट बात आती है कि ये जो सोर्स है ये दो टाइप के भी होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो खुद चमकते हैं, यानी कि कुछ ल्यूमिनेंस होते हैं, जैसे स्टार है, सन है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये सारे के सारे ल्यूमिनस होते हैं। कुछ ऐसे सोर्स भी है जो नॉन ल्यूमिनस होते हैं, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो खुद अपने आप किसी भी टाइप की एनर्जी और हीट को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ऐसा देखा जाए तो मून के अंदर ऐसा होता है, या फिर टेबल है, बुक्स है, चेयर है, चौक है, या आसपास में जितनी भी चीजें हैं जो खुद लाइट को प्रोड्यूस नहीं करती है, नॉन लुमिनेंस होती। खत्म। अगला पॉइंट आता है रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट को आप देखें तो रे ऑफ लाइट का मतलब जो लाइट की जो रे होती है वो रे हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के अंदर प्रोपेगेट करती है along with the medium। तो मीडियम के अंदर हमेशा स्ट्रेट लाइन में जब रे प्रोपेगेट होती है तो इसको अपन रे ऑफ लाइट कहते हैं। और रे ऑफ लाइट के अंदर जब ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट होता है तो उसको कहते हैं बीम ऑफ लाइट। तो लाइट जब चलती है तो लाइट को ये चलने के अंदर देखे तो फर्स्ट में आता है रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट का मतलब एक सिंगल बीम जो हमेशा मीडियम के अलोंग प्रोपेगेट होती है। लेकिन इस टाइप की जब हजारों रेज आपस में जुड़ जाती है तो उसको कहते हैं बीम ऑफ लाइट। और कोई भी अपन लाइट देखते हैं, बहुत बड़ा प्रकाश देखते हैं, तो वो प्रकाश, वो लाइट हमेशा बीम ऑफ लाइट होती है, जिसमें हजारों रेज होती है। तो हजारों रेज चलती है तो उसको अपन बीम ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट आता है कि इस लाइट का प्रोपेगेशन कैसे होता है। तो प्रोपेगेशन के ऊपर एक चीज तुम लोग याद रखोगे कि लाइट जब भी प्रोपेगेट करती है तो लाइट को प्रोपेगेट होने के लिए कोई किसी टाइप के मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये विथआउट मीडियम के भी ट्रेवल हो सकता है, इसलिए इस टाइप की वेव को अपन नॉन मैकेनिकल वेव कहते हैं। और लाइट की जब वेव चलती है तो हमेशा ट्रांसवर्स मोशन की रेस्पेक्ट में चलती है। तो नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। और प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के रेस्पेक्ट में अगर अपन देखें तो लाइट जब प्रोपेगेट होती है ना, तो प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, तो इसके अंदर नोट करते हैं कि लाइट जो वेव होती है वो लाइट की वेव एक नॉन मैकेनिकल वेव होती है। नॉन मैकेनिकल वेव होती है। उसके साथ में इसका जो मोशन है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द मोशन मोमेंट होता है। तो इसका जो मोशन है या जो आगे इसका प्रोपेगेशन होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू मीडियम होता है। परपेंडिकुलर टू मीडियम, और परपेंडिकुलर टू मीडियम होने के कारण इस टाइप की वेव को अपन ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ट्रांसवर्स वेव, एक होती है लॉन्गिट्यूडिनल और एक होती है ट्रांसवर्स। तो लाइट की वेव जितनी भी होती है वो हमेशा ट्रांसवर्स वेव होती है। नेक्स्ट पॉइंट, लाइट जब भी चलती है तो चलती हुई लाइट है ना, चलती हुई लाइट जब प्रोपेगेट होती है तो चलती हुई लाइट के अंदर एक प्रॉपर्टी ये बहुत अच्छे से पूछी जाती है लाइट के नेचर के अंदर। नेचर ऑफ लाइट वेव, नेचर ऑफ लाइट वेव। नेचर ऑफ लाइट वेव को अपन अगर देखें तो नेचर ऑफ लाइट वेव के अंदर जब भी कहीं से भी लाइट प्रोपेगेट होती है, जैसे ये सूर्य है और यहाँ से जब रेज निकलती है तो ये रेज जब चलती है तो कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि इसके अंदर रे के नेचर होते हैं, मतलब इसके अंदर रेडिएशन नेचर होते हैं, रेडिएशन नेचर होते हैं। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि नहीं, ये तो एनर्जी के छोटे पैकेट के फॉर्म में चलता है। तो कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि ये एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, कुछ मानते हैं कि ये एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में चलती है। इसलिए इन दोनों फिनोमिना को मिला के लाइट की टेंडेंसी को एक नया नाम दिया गया जिसको कहते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट की जो नेचर है वो हमेशा ड्वेल होती है, उसमें रेडिएशन नेचर भी होती है प्लस उसके अंदर फोटोन के नेचर भी होते हैं। एनर्जी की जो पैकेट होते हैं दैट इज कॉल्ड फोटोन, तो इसके अंदर फोटॉन्स की नेचर भी होती है। तो फोटोन और रेडिएशन यानी कि इसके अंदर ड्वेल नेचर होता है। खत्म। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है सीधा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक इससे पहले पॉइंट और आता है कि जब भी कोई रे जब चलती है
तो चलती हुई रे किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी बैरियर से होकर जब पास आउट होती है तो बैरियर से पास आउट होने पर रे थोड़ी सी बेंट हो जाती है ना। कोई भी लाइट की रे है और किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर इसके बीच में रखा जाता है तो प्रोपेगेट होने पर ये लाइट की रे थोड़ी सी बेंट हो जाती है और बेंट होने की फिनोमिना को कहते हैं रिफ्रैक्शन, नहीं कह करें है ना। तो इस पॉइंट को अपन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसी भी एक बैरियर ऑब्जेक्ट को इसके पथ में, इसके रास्ते में रखने पर लाइट की वेव सीधी नहीं चल करके थोड़ी सी बेंट हो जाती है और बेंट होने की फिनोमिना को डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो ये पॉइंट भी छोटा सा है, याद रखोगे, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। बाकी सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है ऐप के अंदर, वहां जाकर के आप लोग एक्सेस कीजिए। पॉइंट वाइज सारी चीजें बहुत अच्छे से मैंने डिस्क्राइब करके रखी है। ओके, नेक्स्ट सीधा पॉइंट आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पॉइंट कहता है कि जब भी लाइट चलती है तो लाइट के अंदर कुछ इस टाइप की फिनोमिना होती है, जैसे ये समतल एक प्लेन सरफेस है और इसके पीछे की तरफ पॉलिश है, इस पे अपन ने खींच दिया एक नॉर्मल और नॉर्मल के बाद में इस पे जब कोई भी लाइट की रे इम्पार्ट होती है ना, कोई भी लाइट की रे जब इम्पार्ट होती है तो इम्पार्ट होने के बाद ये लाइट की रे इस टाइप से रिफ्लेक्ट हो जाती है और इस बीच की लाइन को कहते हैं नॉर्मल। इसको कहते हैं इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है। इधर इनके बीच में जो एंगल बनता है, ये एंगल यहाँ पे जैसे θ1 है तो ये एंगल I है, तो इसको अपन नाम देते हैं एंगल R। तो ये कुछ चीजें रिफ्लेक्शन के अंदर होती है। रिफ्लेक्शन को अपन डिफाइन करते हैं कि कोई भी लाइट की रे किसी सरफेस पे जब इम्पार्ट होती है तो इम्पार्ट होने के बाद में, है ना, इसके ऊपर जब जैसे ये इम्पार्ट होती है तो इम्पार्ट होने के बाद यहां से टकराने के बाद ये लाइट की रे उसी मीडियम के अंदर बेंट हो जाती है और बेंट होने की फिनोमिना या वापस उसी सरफेस से टकरा करके वापस उसी मीडियम में जब चली जाती है तो इस फिनोमिना को अपन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। बच्चे, इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर पूछे जाते हैं इसके लॉज, और लॉज के अंदर दो ही लॉ है, ध्यान रखोगे। फर्स्ट लॉ कहता है कि जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो इस रिफ्लेक्शन के अंदर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल 3 आर अलाइन इन सेम प्लेन। ये तीनों के तीनों जो लाइन है ये हमेशा एक ही प्लेन के अंदर रहती है। ओके, तो इसका फर्स्ट पॉइंट होता है ना, जिसमें अपन नोट करते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। और सेकंड इसका पॉइंट कहता है कि नॉर्मल के रेस्पेक्ट में इंसिडेंट एंगल और नॉर्मल के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्टेड एंगल हमेशा इक्वल होता है। तो सेकंड पॉइंट बोला जाता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। खत्म। एंगल I इज इक्वल टू एंगल R करके दिखाया जाता है। तो इसमें दो लॉ चलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के रेस्पेक्ट में आप देखोगे तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर फर्स्ट लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे अलाइन इन सेम प्लेन, है ना, अलाइन इन सेम प्लेन। ये सारे के सारे सेम प्लेन के अंदर अलाइंड होते हैं, तो अलाइन इन सेम प्लेन। एक तो ये पॉइंट इसके अंदर रहता है। सेकंड पॉइंट अपन नोट करते हैं कि ये तो सारे के सारे अलाइन इन द सेम प्लेन या फिर लाइज इन द सेम प्लेन। अलाइन की जगह लाइज बोले तो और भी अच्छा वर्ड है ना, तो लाइज इन द सेम प्लेन। सेकंड पॉइंट कहता है कि यहाँ पर नॉर्मल के रेस्पेक्ट में एंगल I इज इक्वल टू एंगल R भी बनता है। तो ये इसका सेकंड पॉइंट रहता है। ओके, तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की फिनोमिना थी। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद में अगला पॉइंट आता है मिरर। ओके, तो अपन चलते हैं मिरर के रेस्पेक्ट में। और जो ये रिफ्लेक्शन है ये दो टाइप का होता है, एक तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, दूसरा डिफ्यूज्ड टाइप का रिफ्लेक्शन होता है। डिफ्यूज्ड का मतलब कोई भी रफ सरफेस है तो लाइट आएगी तो फिक्स डायरेक्शन में, लेकिन जब बेंट होगी तो अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती है, तो डिफ्यूज्ड। प्लेन मिरर
या प्लेन सरफेस पे लाइट आएगी तो आएगी फिक्स डायरेक्शन में और जाएगी फिक्स डायरेक्शन में, तो उसको कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन दो टाइप के होते हैं, एक रेगुलर भी होता है और दूसरा रफ रिफ्लेक्शन भी होता है। अगला पॉइंट आता है कि जो मिरर है उससे इमेज कैसे बनती है, तो उनके ऊपर अपन चलते हैं। तो यहाँ पे टॉपिक है अपने पास में मिरर, और मिरर होते हैं दो टाइप के। अरे सर दो टाइप के कौन से? तो एक होता है प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, और दूसरा होता है, एक होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। ओके, दो टाइप के मिरर होते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। जो प्लेन मिरर है वो कुछ इस टाइप का होता है जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा प्लेन होती है। ओके, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा प्लेन होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा प्लेन होती है। जो स्फेरिकल मिरर होता है, इस स्फेरिकल मिरर के अंदर अगेन दो टाइप होते हैं। एक होता है इसके अंदर कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा होता है कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, ये दो टाइप के मिरर होते हैं। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, इस मिरर की आप जो देखो डायग्रामेटिक, तो ये मिरर कुछ इस टाइप का होता है, इसको अपन ऐसे बना लेते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर वो मिरर होता है जिसकी एम्बेडेड सरफेस पॉलिश्ड होती है और जिसकी बल्गिंग सरफेस हमेशा, जो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो हमेशा बल्गिंग होती है। कॉनकेव मिरर ऐसा होता है जिसकी बल्गिंग सरफेस होती है पॉलिश्ड और एम्बेडेड पार्ट होता है रिफ्लेक्टिंग। तो ये इस टाइप की होती है। क्या बोल रहा हूं मैं, समझने की कोशिश करोगे। ये इसका बल्गिंग सरफेस है, बल्गिंग सरफेस यानी कि उभरा हुआ भाग, और इसमें बल्गिंग सरफेस क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट है या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये रिफ्लेक्टिंग है। और इसका जो अंदर दंसा हुआ भाग है, एम्बेडेड पार्ट है, एम्बेडेड पार्ट, तो ये एम्बेडेड पार्ट जो रहता है कॉनकेव के अंदर, वो हमेशा एम्बेडेड पार्ट इसके अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। इसका जो बल्गिंग सरफेस है इसके ऊपर पॉलिश की हुई होती है। तो ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन हो तो उसको प्लेन मिरर कहते हैं। ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड हो तो उसको अपन स्फेरिकल मिरर के नाम से जानते हैं। स्फेरिकल अगेन दो टाइप के, कॉन्वेक्स मिरर होगा तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर एम्बेडेड जो पार्ट है उस पे होती है पॉलिश और जो बल्गिंग सरफेस है वो होता है रिफ्लेक्टिंग। उधर एम्बेडेड पार्ट होता है रिफ्लेक्टिंग और पॉलिश्ड पार्ट होता है वो इसका बल्गिंग सरफेस होता है। तो ये इसके अंदर मोटे मोटे मेजर डिफरेंस रहती है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जब इनसे मिरर बनते हैं तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो फर्स्ट अपन बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ मिरर बाय फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से इमेज बनते हैं, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है ये देख लो। ये यहाँ पर एक अपने पास में मिरर है और इस मिरर के सामने मान लो कोई बाबू खड़ा है और इस बाबू को आप लोग देख लो, इसका मुंह काफी बड़ा हो गया है। यस, ऐसे करके ऐसे बना लेते हैं। ओके, अब ये भाई साहब जब खड़े हैं तो इनका जब फोटो बनेगा तो ये फोटो बनने वाला है यहाँ पर, ये फोटो बनने वाला है यहाँ पर, ये फोटो बनने वाला है यहाँ पर। ओके, ये फोटो बन गया इनका। अब देखना यहां से क्या क्या चीजें देखोगे। एक तो इसके अंदर जो इमेज बनता है वो हमेशा इरेक्ट बनता है, ऑलवेज इरेक्ट, ऑलवेज इरेक्ट। बनने वाला जो इमेज है वो हमेशा सीधा बनता है, ऑलवेज इरेक्ट बनता है। सेकंड कंडीशन, इसमें जो इमेज बनेगा वो हमेशा इक्वल साइज का होगा। यहां से इनकी हाइट अगर 5 फीट है तो इधर भी 5 फीट होगी, तो सेकंड पॉइंट इक्वल साइज का होता है और ये हमेशा इक्वल साइज का होता है। थर्ड पॉइंट, इसमें जो बनने वाला इमेज है वो इक्वल होगा, इरेक्ट होगा, उसके साथ में ये हमेशा वर्चुअल होता है, रियल में नहीं होता है। इसको आप किसी भी स्क्रीन पर कास्ट नहीं कर सकते। तो ये एक टाइप का वर्चुअल इमेज होता है, वर्चुअल इमेज होता है। फोर्थ पॉइंट कहता है कि यहां से बनने वाला जो इमेज है वो इमेज हमेशा सेम डिस्टेंस पे होता है। सेम डिस्टेंस का मतलब अगर यहां से डिस्टेंस 10 फुट है तो यहां से भी 10 फीट पे होगा। तो डिस्टेंस बिटवीन
मिरर एंड ऑब्जेक्ट ऑलवेज इक्वल टू इमेज। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ से मिरर से इमेज की डिस्टेंस और मिरर से ऑब्जेक्ट और यहाँ पे इमेज दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल रहती है। ओके, ये समझ में आ गया। अगला पॉइंट कहता है कि जब भी यहाँ से इमेज बनता है तो उस इमेज के अंदर हमेशा इन्वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाता है, इन्वर्जन ऑफ इमेज हो जाता है। इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन का क्या मीन होता है? इन्वर्जन का मीन ये है कि जब भी ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट का फोटो मिरर में बनता है तो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट पार्ट राइट हो जाता है, राइट पार्ट लेफ्ट हो जाता है। ऐसा होता है, आप बुक को उठा करके कांच में रख करके पढ़ने की कोशिश करना, नहीं पढ़ पाओगे, कारण वो अक्सर सारे उल्टे हो जाते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। तो अगला पॉइंट कहते हैं कि इन्वर्जन रिफ्लेक्शन होता है, इन्वर्जन रिफ्लेक्शन होता है, और इन्वर्जन रिफ्लेक्शन होने के कारण हर वस्तु अपने को दिखती है ऐसे यूं मतलब उल्टी दिखती है। तो कैसे? जैसे आप लोगों ने लिखा राजस्थान, अब इस राजस्थान को आप अगर मिरर लगा करके, कांच लगा के उसमें देखोगे तो ये राजस्थान आपको दिखेगा उल्टा, है ना, ऐसे राजस्थान उल्टा दिखेगा। जैसे आप लोगों ने लिख दिया सेजू सर, अब ये सेजू सर यहाँ पे हो जाएंगे उल्टे, कैसे? तो आपको दिखेगा ऐसे, ये सेजू, ये हो जाएगा यहाँ पे सर, उल्टे दिखते हैं अक्सर। इसको कहते हैं इन्वर्जन ऑफ इमेज। तो इन्वर्जन हो जाता है, उल्टे हो जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एम्बुलेंस के आगे नाम उल्टा क्यों होता है? तो एम्बुलेंस एक टाइप का इमरजेंसी व्हीकल है और उस इमरजेंसी व्हीकल को जल्दी से क्लियरिफिकेशन चाहिए, इसलिए उसके आगे नाम लिखा होता है उल्टा। अब उस एम्बुलेंस से आगे चलने वाली गाड़ी, बैठा ड्राइवर जब साइड मिरर में दिखेगा तो एम्बुलेंस लिखा तो उल्टा, बट इसको सीधा पढ़ने में आता है, जल्दी उसको सेंस होता है, गाड़ी को साइड में दबाता है, एम्बुलेंस को निकलने देता है। बात समझ में आई? खत्म। तो ये सिस्टम इसमें पूछे जाते हैं। ओके, तो ये कुछ मिरर का मामला था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो अपने पास में मिरर बनते हैं या फिर इमेज बनते हैं, इन इमेज के अंदर कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्या सिस्टम होते हैं उसको लेकर के आगे चलते हैं। यस तो बात करते हैं नेक्स्ट में कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या है? कॉन्वेक्स मिरर को अपन दिखाया तो कॉन्वेक्स मिरर होता है ऐसा जिसके एम्बेडेड पार्ट पर पॉलिश होती है। ये इसका है एम्बेडेड पार्ट, और इस एम्बेडेड पार्ट के ऊपर होती है पॉलिश। ओके, और ये है इसका बल्गिंग सरफेस, और बल्गिंग सरफेस है वो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। बल्गिंग पार्ट इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। नेक्स्ट पॉइंट इससे होकर के कोई भी लाइट रे जब पास आउट होती है तो पास आउट होने पर ये मिरर लाइट की रे को हमेशा डाइवर्ट कर देता है, और डाइवर्ट करने के कारण इस प्रकार के मिरर को अपन डाइवर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं। ये मिरर लाइट की रे को हमेशा ऐसे फैला देता है, और फैलाने के कारण इसको अपन डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। तो कॉन्वेक्स जो मिरर होता है, इस कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर के नाम से जानते हैं। तो ये डाइवर्जिंग मिरर है, यानी कि रे जो होती है उस लाइट को हमेशा ये बिखेर देता है। खत्म। उसके बाद में आप देखोगे तो अगला पॉइंट आता है कॉनकेव मिरर क्या होता है। ओके, ये तो इस टाइप का होता है। नेक्स्ट आता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के रेस्पेक्ट में आप देखोगे तो कॉनकेव मिरर को अपन बनाते हैं ऐसे, जिसके एम्बेडेड पार्ट जो है वो तो होते हैं रिफ्लेक्टिंग, और इसका बल्गिंग सरफेस है, ये इसका बल्गिंग सरफेस है, और बल्गिंग सरफेस पर होती है पॉलिश। तो बल्गिंग सरफेस पॉलिश्ड पार्ट होता है, और इसका जो एम्बेडेड पार्ट है वो हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ये इसका पोल हो जाएगा, ये आने वाली रे है, कोई भी रे आएगी तो ये मिरर उस रे को हमेशा एक जगह पर सेंट्रलाइज्ड कर देता है, और एक जगह पर जब सेंट्रलाइज्ड कर देता है तो इस पॉइंट को अपन वैसे प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। ये जो कॉनकेव मिरर है इसको डिफाइन करें तो अपन नोट करते हैं सच टाइप मिरर इन विच
bulging surface is polished and embedded part is reflecting surface, work as a reflecting surface. So such type mirror is also known as a concave mirror, and that converge the ray of light impart on it. इस पे कोई भी लाइट की रे आकर के गिरती है तो उसको ये हमेशा कन्वर्ज कर देता है. So that is also known as a converging mirror. ओके तो इसको कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं. दैट इज ऑल्सो नोन एज अ कन्वर्जिंग मिरर. खत्म. तो ये कुछ पॉइंट यहाँ पर इस रेस्पेक्ट में थे. अगला पॉइंट आता है कि इन मिरर्स के यूज कहाँ कहाँ पे होते हैं. ओके थोड़े से अपन यूज देख लेते हैं. यूज तो फर्स्ट में कॉन्वेक्स मिरर के यूज देखते हैं. कॉन्वेक्स मिरर के यूज. और कॉन्वेक्स मिरर होता दिखने में इस टाइप का है, इस टाइप का नहीं होता है, इस टाइप का होता है. ओके ये कॉन्वेक्स मिरर है. इस कॉन्वेक्स मिरर का फर्स्ट यूज होता है वो रोड लाइट्स में लगाते हैं. रोड लाइट्स में, या इसको अपन स्ट्रीट लाइट्स भी कहते हैं. स्ट्रीट लाइट, रोड लाइट या स्ट्रीट लाइट कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जब इसके अंदर से जब लाइट प्रोड्यूस होती है तो लाइट को ये मैक्सिमम फैलाने की कोशिश करता है ताकि मैक्सिमम रोड का सरफेस ऑक्यूपाई हो सके. ओके सेकंड अपन इसका यूज देखें तो वो होता है एटीएम मशीन पर. ऑन एटीएम मशीन, एटीएम मशीन्स के ऊपर भी इनका यूज किया जाता है. थर्ड जो कॉनकेव मिरर है या क्या ना कॉन्वेक्स मिरर है, इसका यूज होता है जितने भी खतरनाक मोड होते हैं ट्रैफिक के अंदर तो वहां पर रोड सेफ्टी में भी इनका यूज किया जाता है. जैसे कहीं खतरनाक मोड है 90 एंगल का, तो आपने देखा होगा कॉर्नर पे ऐसे होते हैं ज्यादातर आर्मी कैंट मैन, तो वो हमेशा कॉन्वेक्स मिरर होते हैं. तो इनका यूज होता है ट्रैफिक सेफ्टी हेतु, ट्रैफिक सेफ्टी के लिए. जो खतरनाक मोड होते हैं, टर्न होते हैं, तो उनके ऊपर इनका यूज किया जाता है. और चौथा सबसे बेस्ट इसका यूज जो एग्जाम में बहुत हेल्प करता है, और वो इसका यूज होता है व्हीकल्स के अंदर रियर व्यू मिरर देखने के लिए. व्हीकल्स में, और व्हीकल्स में रियर व्यू मिरर, व्हीकल्स में रियर व्यू सीन देखने के लिए, है ना, पीछे का दृश्य देखने के लिए, रियर व्यू सीन देखने के लिए इसका यूज किया जाता है. इसका क्वेश्चन आता है कि इसका यूज क्यों करते हैं. तो कॉन्वेक्स जो मिरर है इससे हमेशा इरेक्ट सीधा इमेज दिखता है, और इसे बहुत ब्रॉड एरिया इसमें दिखाई देता है. ब्रॉड प्लस वर्चुअल प्लस इसमें इरेक्ट इमेज दिखता है और छोटा इमेज दिखता है, इसलिए इसका यूज करते हैं. तो यूज क्यों करते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई दैट इज यूज्ड. तो इससे इमेज बनता है छोटा, इमेज बनता है इरेक्ट, इमेज बनता है वर्चुअल, और वर्चुअल के साथ में बहुत ब्रॉड एरिया इसके अंदर दिखाई देता है. ब्रॉड एरिया इसके अंदर दिखाई देता है, इसलिए इसका यूज करते. तो स्मॉल, इरेक्ट, वर्चुअल और ब्रॉड एरिया दिखाई देता है तो इसका यूज किया जाता है. कदम तो ये पॉइंट इसकी रेस्पेक्ट में रहती है. नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो कॉनकेव मिरर है उनके यूज कहाँ कहाँ पे होते हैं. तो कॉनकेव मिरर होता है इस टाइप का है. कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर की स्ट्रक्चर आप देखोगे तो कॉनकेव मिरर होता है इस टाइप का, मतलब इस टाइप का, और इसके बल्गिंग सरफेस के ऊपर पॉलिश होती है. एम्बेडेड पार्ट इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, और ये इसकी है बल्गिंग सरफेस. और बल्गिंग सरफेस जो होती है वो हमेशा पॉलिश्ड पार्ट होती है. और दूसरी चीज अभी अपन ने पढ़ा था, इस पे कोई भी लाइट की रे आएगी तो उनको ये हमेशा कन्वर्ज करने का कार्य करते हैं, इसलिए इनको अपन कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं. इनका यूज अगर देखा जाए तो फर्स्ट इसका यूज होता है बार्बर शॉप पे, जहां पे चेहरे के बड़े इमेज को देखने में इनका यूज किया जाता है. तो फर्स्ट इसका यूज होता है एट बार्बर शॉप, एट बार्बर शॉप इसका फर्स्ट यूज होता है. सेकंड इसका यूज करते हैं डेंटिस्ट, ना, डेंटिस्ट दांतों का बड़ा इमेज देखने के लिए इसका यूज करते हैं. तो सेकंड इसका यूज होता है डेंटिस्ट, दांतों के जो डॉक्टर होते हैं वो भी इनका यूज करते हैं. थर्ड जो इसका यूज होता है वो थर्ड इसका यूज किया जाता है टेलीस्कोप के अंदर. टेलीस्कोप के अंदर, टेलीस्कोप मतलब जो सैटेलाइट सिस्टम होते हैं उनके अंदर इसका यूज होता है. अगला इसका यूज किया जाता है सैटेलाइट बॉक्स में, तो मैं लिख लेता हूं सैटेलाइट बॉक्स के अंदर, सैटेलाइट बॉक्स में इसका यूज किया जाता है. और सैटेलाइट बॉक्स के बाद में इसका जो यूज होता है आजकल वो व्हीकल्स की हेडलाइट में भी इसका यूज होता है.
व्हीकल्स की हेडलाइट में। तो चौथा हेडलाइट ऑफ व्हीकल, हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स, तो व्हीकल्स की यूज हेडलाइट में इसका यूज होता है। नेक्स्ट आप देखो इसका यूज तो वो होता है इसका यूज सोलर कुकर के अंदर। सोलर कुकर जो पोलर रीजन है वहां पे फूड को कुक करने के लिए ना इसका यूज किया जाता है। तो इसका यूज सोलर कुकर में भी इसका यूज होता है, सोलर कुकर में, और इस टाइप के कुछ यूज रहती है। और इनके साथ में अगला पॉइंट आता है कुछ टर्मिनोलॉजी इनसे रिलेटेड, है ना। तो टर्मिनोलॉजी क्या क्या है उनके ऊपर मैं चल रहा हूं आगे। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी। तो टर्मिनोलॉजी के लिए सबसे पहले तो आप लोग बनाओगे एक ऐसा सर्कल, और इस सर्कल का ये हो जाएगा इसका सेंटर पॉइंट। अब तो मैं दिख रहा होगा सेंटर पॉइंट तो है नहीं इधर, तो ये थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। यस, ये जो अपने पास मिरर है, इस मिरर के मान लो अपन ने कर दिए 4 टुकड़े, और 4 टुकड़े करने के बाद आपने इसके पीछे की तरफ अगर पॉलिश कर दी, जैसे यहां पर पॉलिश आपने ऐसे कर दी, ओके, यहां पॉलिश कर दी, यहां आपने पॉलिश इस फॉर्म में कर दी, ये इधर की तरफ पॉलिश हो गई, इधर पॉलिश कुछ ऐसे हो गई, या फिर इधर की तरफ पॉलिश आपने ऐसे बाहर की तरफ पॉलिश कर दी ना। ये पॉलिश अच्छी नहीं लग रही है, अपन पॉलिश करेंगे अपने वाली, यस ये वाली पॉलिश। ये देखो मजा इसमें आ रहा है। जिंदगी में मजा आना बहुत जरूरी है। जब तक आनंद नहीं आएगा तब तक वो चीजें तुम्हारे माइंड में नहीं जाएगी। और साथ साथ में तुम लोग क्लास को एंजॉय के साथ में देख रहे हो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर लो, उनका भी भला हो जाए, याद करेगा आपको कि वह क्या क्लास का लिंक भेजा था, मजा ही आ गया। यस, देखिए बच्चों इसमें मैंने पॉलिश की है, लेकिन पॉलिश के अंदर देखोगे तो यहाँ पॉलिश बाहर है, उधर पॉलिश बाहर है, उधर पॉलिश बाहर है, इधर पॉलिश अंदर की तरफ है। जब अपन बाहर पॉलिश करते हैं तो इतना सा जो पार्ट है ये यहाँ पर कॉनकेव मिरर हो जाएगा। यहाँ पे जो मिरर है ये कॉन्वेक्स मिरर होगा। यहाँ पे जो मिरर है ये इस मिरर के अंदर अगेन पॉलिश हो गई है बाहर, तो ये भी यहाँ पर कॉनकेव है। यस, ये भी यहाँ पर कॉनकेव मिरर है। ओके, तो ये अलग अलग टाइप के मिरर बन गई है। एक जो होलो स्फीयर था, उस होलो स्फीयर के अंदर अपन ने टुकड़े कर दिए। तो एक खोखला गोला था, है ना, एक होलो स्फीयर था, और इस होलो स्फीयर की 4 अपन ने टुकड़े कर दिए। और इस होलो स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट है ये वाला, इसको अपन नाम देते हैं सी। तो इस सी का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है कि स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर एंड द सेंटर ऑफ दैट होलो स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड पॉइंट कहता है कि जो पॉलिश की हुई है तो ये इसका इफेक्टिव रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस जैसे M से लगा के M डैश तक चल रहा है, तो ये कंप्लीट जो इसका पार्ट है, इस कंप्लीट पार्ट के अंदर इफेक्टिव रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और इस इफेक्टिव रिफ्लेक्टिंग सरफेस को अपन नाम देते हैं अपर्चर ऑफ मिरर। तो सेकंड पॉइंट आता है अपर्चर ऑफ मिरर, जिसको M डैश से दिखाते हैं, और ये होता है अपर्चर ऑफ मिरर। तो इसको अपर्चर ऑफ मिरर के नाम से जानते हैं। थर्ड पॉइंट कहता है कि द सेंटर पॉइंट ऑफ अपर्चर दैट इज कॉल्ड पोल। ओके, तो अगला पॉइंट आता है कैपिटल P, और इस P को कहते हैं पोल। पोल क्या है? तो सेंटर पॉइंट ऑफ द अपर्चर दैट इज कॉल्ड पोल। यस, नेक्स्ट पॉइंट, एक ऐसी लाइन या फिर ऐसी लाइन जो C और P को इंटरसेक्ट करती है, या इन दोनों को बाइंड करती है, मिलाती है, तो इस लाइन को अपन नाम देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। ये एक टाइप का पूरा स्फीयर है, और इस स्फीयर की जो रेडियस होती है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको नोट किया जाता है कैपिटल R से, कैपिटल R। और इस कैपिटल R का मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से इसको जानते हैं। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट अपन देखें रेडियस ऑफ कर्वेचर के बाद में रेडियस ऑफ कर्वेचर। यस, ये मोटी मोटी टर्मिनोलॉजी इसमें फिनिश हो जाती है। तो अगला पॉइंट आता है इसका प्रिंसिपल फोकस।
प्रिंसिपल फोकस क्या है उसको मैं अगर दिखाऊं यहाँ पे, तो प्रिंसिपल फोकस के अंदर अपन नोट करते हैं, ये जैसे अपने पास में एक मिरर है, इसको थोड़ा ढंग से बनाना रहे, ऐसे क्या होता है, यस, ये है अपने पास में एक मिरर जिसके पीछे अपन ने कर दी है पॉलिश और ये बन गया है कॉनकेव। यस, एक चीज ये भी दिखानी थी उधर, ये इसका पोल पॉइंट है, ये M से M डैश का पॉइंट है जिसको अपन अपर्चर कहते हैं। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर के गुजर रही है, थ्रू आउट हो रही है, तो इसको अपन कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या नाम देते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। यहां से जब एक लाइन गुजरती है तो इस लाइन को अपन एक्स डैश से दिखाते हैं और इस एक्स डैश का मतलब होता है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसको अपन प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं। यस, ये मामला यहाँ पे खत्म हो गया। देखिए, प्रिंसिपल फोकस के अंदर कोई भी रे ऑफ लाइट है जो हमेशा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है, तो ये लाइनें जैसे ही यहाँ पर इम्पार्ट होती है तो इम्पार्ट होने के बाद में ये प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से होकर के पास आउट होती है तो इस पॉइंट को अपन नाम देते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्या डेफिनेशन होती है? डेफिनेशन कहती है इसके अंदर कि द रे ऑफ लाइट विच इज इम्पार्ट ऑन मिरर विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल मीट एट द पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, दैट पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज अ प्रिंसिपल फोकस। तो ये प्रिंसिपल फोकस था कॉनकेव मिरर के अंदर और कॉनकेव के अंदर। ओके, तो इसमें कैपिटल F का मीन होता है प्रिंसिपल, कैपिटल F से लिखते हैं और इसका मतलब होता है प्रिंसिपल फोकस। ओके, ये होता है। सेकंड पॉइंट आप ध्यान रखोगे, ये इसका जो F पॉइंट है और ये इसका जो P पॉइंट है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको लिखते हैं स्मॉल f से, और इस स्मॉल f का मतलब होता है फोकल लेंथ। इसका मतलब होता है फोकल लेंथ। तो ये फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ को अपन स्मॉल f से दिखाते हैं। तो स्मॉल f क्या होती है, फोकल लेंथ क्या होती है और ऊपर प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। एक चीज इसमें भी ध्यान रखोगे, जैसे ये मिरर है और ये तो है कॉनकेव मिरर, क्या ना कॉन्वेक्स मिरर। कैसा है? कॉन्वेक्स मिरर। और इस कॉन्वेक्स मिरर के अंदर ये है इसका M पॉइंट, ये है इसका M डैश पॉइंट, ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये है इसका P पॉइंट, ये है इसका C पॉइंट। और कोई भी रे ऑफ लाइट है ऐसे जब इम्पार्ट होती है तो इसकी टेंडेंसी होती है कि रे ऑफ लाइट को ये मोस्टली डाइवर्ट कर देते हैं और पीछे की तरफ बढ़ाने पर एक पॉइंट पर ये मिलते हुए अपने को ऐसे इमेजिन होते हैं, तो इस पॉइंट को कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। अब यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस और P के बीच में जो डिस्टेंस है उसको तो कहेंगे फोकल लेंथ, और कैपिटल P जो है जहां पे इसका फोकस पड़ा है तो वो इसका प्रिंसिपल फोकस पॉइंट होता है। तो कोई भी मिरर है उस मिरर के अंदर प्रिंसिपल फोकस भी होते हैं और फोकस पॉइंट भी होता है। ये इसके अंदर कुछ डेफिनेशन दिखाई जाती है। इस डेफिनेशन के बाद में अगला पॉइंट आता है कि इनसे इमेज कैसे बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इमेज पे अपन चलते हैं। इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है? फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज। और फॉर्मेशन ऑफ इमेज के अंदर मैं इमेज दिखाऊंगा तुम्हारे को इस मिरर से, पीछे की तरफ पॉलिश, सेकंड कंडीशन पीछे की तरफ पॉलिश, फोर्थ कंडीशन पीछे की तरफ पॉलिश, थर्ड कंडीशन पीछे की तरफ पॉलिश। ये इनका प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस और ये प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस पे आ रही है, ये इसका F पॉइंट है, ये इसका C पॉइंट है और ये इसका P पॉइंट है, तो कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा ये F पॉइंट से होकर के पास आउट हो जाती है। याद रख लेना, अच्छा पॉइंट है, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो F पॉइंट से होकर के वो पास आउट हो जाती है। सेकंड पॉइंट कहता है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट जो मिरर पे आ रही है और वो अगर प्रिंसिपल फोकस से होकर के आती है तो प्रिंसिपल फोकस से होकर के आने वाली लाइट की जो रे होती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। F से आएगी तो पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल आएगी तो F से जाएगी। थर्ड पॉइंट कहता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर यहां पर C से आती है
तो सी से आने वाली इस पे होती है हमेशा परपेंडिकुलर और वो उसी बेंट उसी पाथ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है। अगर कोई भी सी से आएगी तो वापस उसी पॉइंट से निकल जाती है, सी से आएगी तो उसी पॉइंट से वापस निकल जाती है। और फोर्थ पॉइंट कहता है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट इसके ऊपर अगर P पॉइंट पे आती है और एंगल I है तो यहां से रिफ्लेक्ट होगी और उसमें एंगल R का फॉर्मेशन होता है। तो एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, तो पैरेलल आएगी तो F से जाएगी और F से आएगी तो पैरेलल हो जाएगी, C से आएगी तो C से जाएगी और अगर इसके P पे आएगी तो I और R हमेशा बराबर बनते हैं। खत्म। तो ये पॉइंट यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाते हैं। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है कि जो कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है उनसे जो इमेज बनती है उनकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ रहते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, उनके ऊपर चलते हैं अपन लोग। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से जो इमेज बनते हैं तो इस इमेज के अंदर टोटल दिखाई जाती है 6 पोजीशन के अंदर फर्स्ट पोजीशन में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है एट इनफाइनाइट, सेकंड में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है बियॉन्ड सी, है ना, सी से दूर रखा जाता है। थर्ड कंडीशन में रखा जाता है एट सी, तो सी पर रखा जाता है। फोर्थ पोजीशन के अंदर ये जो इमेज क्या ऑब्जेक्ट है इसको रखा जाता है बिटवीन सी एंड कैपिटल एफ। फिफ्थ पोजीशन में इसको रखा जाता है एट कैपिटल एफ और सिक्स्थ पोजीशन में रखा जाता है बिटवीन कैपिटल एफ एंड कैपिटल पी, तो इनके बीच में रखा जाता है। तो इनसे क्या क्या इमेज बनती है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट में अपन नोट करते हैं कि ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट किससे, तो बात हो रही है अपने पास में कॉनकेव मिरर से। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका है P पॉइंट, ये है इसका F पॉइंट और ये है इसका C पॉइंट। रे ऑफ लाइट ऐसे इम्पार्ट हो रही है और ऐसे जब इम्पार्ट हो रही है तो ऐसे इम्पार्ट होने पर ये रे ऑफ लाइट जब आती है यहाँ पे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब भी लाइनें आती है तो वो हमेशा F बिंदु से होकर के F पॉइंट से होकर के इंटरसेक्ट हो जाती है, यहाँ से निकलती है और जहाँ पे लाइटें निकलती है एक दूसरे को इंटरक्रॉस करती है वहीं पर इसका इमेज बनता है। तो इसका इमेज बनेगा F पर, जो इमेज बनेगा इस इमेज की प्रॉपर्टी पूछी जाती है। इमेज कहाँ बनेगा तो नोट करते हैं एट प्रिंसिपल फोकस, F पर बनेगा। सेकंड पॉइंट, ऊपर की रे इसमें जा रही है नीचे और नीचे की रे जा रही है ऊपर, मतलब इसमें इमेज जो बनेगा वो इसमें उल्टा इमेज होगा, मतलब बोला जाए तो इन्वर्टेड इमेज होगा, उल्टा इमेज बनेगा। थर्ड पॉइंट कहता है कि इसमें जब भी इमेज बनेगा तो वो हमेशा एक रियल इमेज बनेगा। कैसा? रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा, तो रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा। और फोर्थ पॉइंट कहता है कि इमेज जो बनेगा वो रियल तो होगा ही होगा, इन्वर्टेड होगा, रियल भी होगा, प्लस वो हमेशा छोटा इमेज होगा। ये बहुत इनफाइनाइट पे है लेकिन ये पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत छोटा होगा तो ये पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर में बनेगा, पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, यानी बहुत छोटा स्ट्रक्चर के अंदर ये बनेगा, तो स्मॉल साइज का बनेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, है ना? तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इनफाइनाइट पे, इसका जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा वो इमेज इस कंडीशन बनेगा, ये लाइट आएगी यहाँ करके इंटरसेक्ट करेगी, जहां इंटरसेक्ट करती है वहीं पर इसका इमेज बनेगा। ओके, क्लास तुम्हारे पास में है, इसकी स्पीड आप घटा बढ़ा सकते हो। पीडीएफ सारी की सारी ऐप के अंदर अवेलेबल है। क्लास को आप लोग दोस्तों तक शेयर जरूर करें और ऐप को इंस्टॉल जरूर करें। और इंस्टॉल करने के बाद में जैसे आप स्टोर पे जाकर के विजिट करोगे तो वहां पर इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम और हैंड रिटन नोट सारी चीजें वहां पर अवेलेबल है और आप एक्सेस करके बिल्कुल नॉमिनल फी के अंदर, है ना, सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएगी। यस, सेकंड कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो रखा हुआ है बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, है ना, सी से दूर रखा हुआ है। तो इस कंडीशन के अंदर ये हो गया अपने पास में कॉनकेव
कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव के अंदर ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये है एक्स, ये है एक्स डैश, ये है इसका पी पॉइंट, ये है इसका एफ पॉइंट, और ये है इसका सी पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, कोई भी रे ऑफ लाइट है ना, और ये रखा हुआ है यहाँ पर, यानी सी से दूर है, तो फर्स्ट लाइन यहाँ से ऐसे निकलेगी। सेकेंड लाइन को अगर आप लोग सी से निकालो तो सी से जाने वाली रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जाएगी, जहां पे इंटरक्रॉस करती है वहीं पर इसका इमेज बनेगा। अब देख लो इसके अंदर जो इसका इमेज बनेगा वो बिटवीन सी एंड एफ बनेगा। इमेज बनेगा बिटवीन सी एंड एफ, है कि नहीं। यहां से लाइन जा रही है, एफ से निकल रही, यहां से जा रही है सी से, जहां दोनों मिलती है तो ये सी और एफ के बीच में है। उल्टा है नीचे की तरफ तो इन्वर्टेड बनेगा, इन्वर्टेड के साथ में बनेगा छोटा। ये आप इसकी साइज देख सकते हो और ये साइज देख सकते हो, तो छोटा बनेगा, और छोटे के साथ साथ में रियल बनेगा, तो स्मॉल होगा, और स्मॉल के साथ में रियल इमेज बनेगा। तो चल रहा हूं मैं आगे, इसको आपने नोट कर लिया होगा, देख लिया होगा। नोट तो क्या करोगे, सारी चीजें आपको हैंड रिटन नोट्स में अवेलेबल है। थर्ड पॉइंट, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एट कैपिटल सी, है ना, सी पे रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो ये है कॉनकेव मिरर, और ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये है इसका पोल, ये है इसका प्रिंसिपल फोकस, and that is center of curvature. Object also placed at center of curvature. So first line that will perpendicular क्या ना parallel to the principal axis and that will intersect या फिर pass out through the principal axis. सेकेंड पॉइंट कहता है कि अगर कोई भी लाइन प्रिंसिपल फोकस से होकर के जाएगी तो प्रिंसिपल फोकस से जाने वाली जो लाइन है वो प्रिंसिपल फोकस से जाने वाली जो लाइन है ना, ये इसका प्रिंसिपल फोकस है, और प्रिंसिपल फोकस से होकर के कोई भी लाइन जाएगी तो फोकस से जाने वाली लाइन हमेशा सीधी निकलती है, क्या ना पैरेलल आएगी तो प्रिंसिपल फोकस से जाएगी। सेकेंड पॉइंट, अगर कोई भी लाइन एफ से आएगी तो एफ से आने वाली लाइन वापस पैरेलल हो जाती है, और पैरेलल होगी तो दोनों लाइनें जाकर के एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती है, वहां पे इसका इमेज बनेगा। ये चीज आप देख सकते हो, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सी पर और इमेज भी बन रहा है सी पर, यानी कि इक्वल होगा, इन्वर्टेड होगा, रियल होगा, और अपन क्या कह सकते हैं, है ना, तो इसके अंदर जो इमेज बनेगा वो एट सी पर बनेगा, इक्वल साइज का बनेगा, और इक्वल साइज के साथ साथ में रियल बनेगा, और रियल के साथ में उल्टा इन्वर्टेड बनेगा। तो ये चारों कंडीशन इसके अंदर रहती है। नेक्स्ट अपन चलते हैं फिफ्थ, क्या ना फोर्थ नंबर स्थिति, जिसमें ऑब्जेक्ट रखा हुआ है दोनों के बीच में, दोनों के बीच का मतलब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बिटवीन सी एंड एफ, इन दोनों के बीच में रखा हुआ है, बिटवीन सी एंड एफ। तो यहां से आप बनाओगे कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर के अंदर ये इसका हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के बाद में ये इसका है एफ पॉइंट, ये है इसका सी पॉइंट, ये है इसका पी पॉइंट, ये है इसका एम पॉइंट, और ये है इसका एम डैश पॉइंट। कदम ऑब्जेक्ट रखा हुआ सी और एफ के बीच में। सेकंड, प्रिंसिपल एक्सिस के लाइनें जाएगी पैरेलल, तो ये निकलेगी एफ से। सेकंड पॉइंट, एफ से आएगी और एफ से आने वाली हो जाती है पैरेलल, और जहां पे ये इंटरसेक्ट करती है वहां पे इसका बनता है इमेज। तो आप कहोगे सर इसका इमेज तो सी से दूर बनता है, यस, तो इसमें इमेज बनता है, इमेज बनता है बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, इसका इमेज बनेगा बियॉन्ड सी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इसका इमेज बनेगा उल्टा, इन्वर्टेड होगा। थर्ड पॉइंट, ये इक्वल नहीं है, अब बिग साइज का हो गया है तो बड़े साइज का बनेगा। और चौथी कंडीशन, ये बनेगा बियॉन्ड सी, तो बनेगा उल्टा बनेगा, और ये रियल इमेज होगा, रियल इमेज होगा। खत्म। तो ये कुछ पॉइंट थे 4 नंबर कंडीशन के। 5 नंबर कंडीशन के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को 5 नंबर के ऊपर ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, ऑब्जेक्ट को रखा जाता है एट कैपिटल एफ। तो कैपिटल एफ के लिए
ये यहाँ पे मिरर और ये मिरर डैश, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस पे ये इसका पोल, ये इसका फोकस, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये रखा हुआ है इधर की तरफ। फर्स्ट लाइन जाएगी पैरेलल और पैरेलल का तो रूल है निकलेगी हमेशा एफ पॉइंट से। सेकेंड पॉइंट में लाइन जारी है पोल पे जाने वाली एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर बनाती है और ये ऐसे निकल जाती है और ये लाइन चलेगी इनफाइनाइट तक, यानी कि इसका जो इमेज बनेगा वो इनफाइनाइट पे बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और बहुत लार्ज स्केल पे बनेगा। तो जो इमेज बनेगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स पूछी जाती है और इस फीचर्स के अंदर जो इमेज बनेगा वो इन्वर्टेड होगा, रियल इमेज होगा और बहुत लार्ज बनेगा, डायमिनिस्ट है ना, लार्ज ह्यूज साइज का बनेगा और एट इनफाइनाइट बनेगा, एट इनफाइनाइट है ना, अनंत पे जाकर के बनेगा। तो ये कंडीशन 5 नंबर पे आ गई है। नेक्स्ट 6 नंबर लास्ट कंडीशन इनकी रहती है और 6 नंबर कहता है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बिटवीन कैपिटल एफ एंड कैपिटल पी, फोकस और पोल के बीच में है। तो ये कॉनकेव मिरर के पीछे की तरफ पॉलिश करोगे आप लोग अच्छे से। ये इसका एम डैश और ये हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, ये है इसका पोल, ये है इसका फोकस पॉइंट और ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है पी और एफ के बीच में। फर्स्ट लाइन पैरेलल जाएगी एफ से, सेकेंड लाइन यहाँ पे जाएगी पोल पे आई इज इक्वल टू एंगल आर ऐसे निकलेगी। इधर तो ये लाइनें देखो एक दूसरे से डाइवर्ट हो रही है, फैल रही है। तो इन लाइनों को जैसे ही आप पीछे की तरफ ऐसे ले जाओगे, इस लाइन को जैसे ही आप ऐसे ले जाओगे तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती हैं और जहां इंटरसेक्ट करती है उसका इमेज बनेगा पीछे की तरफ। आप कहोगे सर ये तो इमेज बनेगा वर्चुअल, इरेक्ट, बिहाइंड द मिरर, और ये इमेज जब भी बनेगा तो थोड़ा सा बड़ा बनेगा। तो ये इमेज बनेगा, इमेज की प्रॉपर्टी पूछी जाती है तो इसके अंदर बनेगा इरेक्ट, सीधा इमेज बनेगा, प्लस वर्चुअल इमेज होगा, अब रियल नहीं होगा, वर्चुअल इमेज होगा। थर्ड पॉइंट बिग साइज का बनेगा, है ना, बिग साइज, या जिसको तुम लोग लिख सकते हो कि लार्ज साइज का बनेगा। और चौथा पॉइंट कहता है कि बिहाइंड द मिरर बनेगा, बिहाइंड द मिरर, तो मिरर के पीछे की तरफ बनेगा। तो ये कंडीशन है इसके अंदर कॉनकेव मिरर की हो चुकी है खत्म। नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉन्वेक्स मिरर के रेस्पेक्ट में। कॉन्वेक्स मिरर है तो उसे कैसे कैसे इमेज बनते हैं, तो बात करते हैं नेक्स्ट में फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का आप लोग डायग्रामेटिक देखोगे तो इसमें दो ही ऑब्जेक्ट हैं, पोजीशन दिखाता है। फर्स्ट में दिखाता है एट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट के लिए ये है अपने पास में मिरर और इस मिरर के अंदर एम्बेडेड पार्ट जो है उस पे पॉलिश है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस एक्स डैश है, ये इसका पोल है और ये इसका एफ पॉइंट है और ये इसका सी पॉइंट है। खत्म। फर्स्ट कंडीशन के अंदर रे ऑफ लाइट जो है वो है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो लाइनें रियल में तो ऐसे निकल जाती है, पीछे बढ़ाओगे तो ऐसे मिलती है, ये रियल में तो ऐसे निकल जाती है, लेकिन पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो ऐसे तुम्हें निकलती हुई एक ऐसे यूं एज्यूम होता है। तो इसका इमेज बनेगा इधर की तरफ, यानी इमेज बनेगा जब भी तो वो वर्चुअल इमेज होगा, प्लस बहुत छोटा होगा, डायमिनिस्ट बहुत छोटा होगा, छोटा इमेज बनेगा, वर्चुअल बनेगा, और ऊपर की लाइन ऊपर, नीचे की नीचे, मतलब सीधा बनेगा और एफ पे बनेगा। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आप लोग देखो तो इमेज बनेगा एट एफ, स्मॉल साइज का बनेगा, वेरी स्मॉल, और उसके साथ में बनेगा इरेक्ट, सीधा बनेगा, और सीधे के साथ में और क्या लिखते हैं अपन लोग, एफ पे बनेगा, स्मॉल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, और उसके साथ में लिखते हैं एट एफ स्मॉल इरेक्ट, और यस ये बनेगा बेचारा वर्चुअल, वर्चुअल बनेगा। ये चार इसकी कंडीशन हो गई। सेकंड पॉइंट सीधा कहता है कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बिटवीन इनफाइनाइट एंड कैपिटल पी, है ना, पोल और इनफाइनाइट के बीच में कहीं पे भी रखो तो उसकी क्या कंडीशन होगी। तो उस कंडीशन के लिए ये है अपने पास में कॉन्वेक्स मिरर
और ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस जिसको एक्स डैश से लिखते हैं। ये इसका पोल है, ये इसका फोकस है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। रे ऑफ लाइट, रे ऑफ ऑप्टिक्स, ये लाइटें ऐसे आ रही है और ये रे ऑफ लाइट या ऑप्टिक्स जब भी ऐसे लाइटें आती है तो ये फर्स्ट जो लाइन है ये ऐसे निकल जाती है। इनको पीछे की तरफ तुम लोग बढ़ाओगे तो वहां से निकलती हुई प्रतीत होती है। सेकंड को आप लोग डालोगे यहां से, जैसे यहां रखा हुआ ऑब्जेक्ट है तो सेकंड को आप लोग डाल दो पो पे और पोल से जाने वाली एंगल आई इज इक्वल टू आर से निकल जाती है और इसको पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो ऐसे निकलती है और जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वहां इसका इमेज बनेगा। ओके, तो पता चल गया इंटरसेक्ट कर रही है वहां इसका इमेज बन रहा है। इसका इमेज जब भी बनेगा तो ये इमेज जो बनेगा ये इमेज होगा यहां पर वर्चुअल, रियल नहीं वर्चुअल है। प्लस इमेज ऊपर की तरफ है मतलब इरेक्ट इमेज है। थर्ड पॉइंट इरेक्ट है, वर्चुअल है, उसके साथ में ये इमेज बनेगा तो ये छोटा बनेगा है ना, वेरी स्मॉल या फिर स्मॉल साइज का बनेगा। और चौथा इमेज बनेगा बिटवीन P एंड F, बिटवीन P एंड F, बिटवीन P एंड F, तो P और F दोनों के बीच में भी बनेगा। तो ये मामला हो गया यहाँ का खत्म। ओके, तो ये तुम्हारे जितने भी मिरर थे वो मिरर सारे के सारे फिनिश हो जाते हैं। यस, इस फिनिश होने के बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट पूछा जाता है साइन कन्वेंशन सिस्टम। ओके, तो थोड़ा सा मैं साइन कन्वेंशन सिस्टम दिखा देता हूं। साइन कन्वेंशन सिस्टम, साइन कन्वेंशन सिस्टम, साइन कन्वेंशन सिस्टम के बारे में आप देखोगे तो ये न्यू कार्टेशियन साइन सिस्टम के ऊपर है और इसके अंदर आप कोई भी एक मिरर ले लो, मिरर के पीछे की तरफ आप कर दो पॉलिश और पॉलिश करने के बाद इसका आप लोग एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लो और प्रिंसिपल एक्सिस के बाद में नेक्स्ट आप लोग ध्यान रखोगे कि जब भी इसके अंदर ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो ऑब्जेक्ट जब भी रखते हैं तो ऑब्जेक्ट हमेशा इसके अंदर लेफ्ट साइड पे रखा जाता है ना। ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस्ड ऑन लेफ्ट साइड। तो फर्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट always placed at left side, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे होता है। सेकंड पॉइंट कहता है कि ऑब्जेक्ट टुवर्ड राइट दैट ऑलवेज कंसीडर इन द पॉजिटिव साइन, है ना। तो यहाँ की जो डिस्टेंस होती है तो लिखते हैं अपन लोग डिस्टेंस या फिर डायरेक्शन टुवर्ड राइट साइड, डायरेक्शन टुवर्ड राइट साइड ऑलवेज विल बी कंसिडर एज अ पॉजिटिव। और यहाँ पे डायरेक्शन टुवर्ड लेफ्ट साइड, डायरेक्शन टुवर्ड लेफ्ट साइड और ये डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव कंसीडर करते हैं। अगला पॉइंट डिस्टेंस टुवर्ड या फिर डिस्टेंस टुवर्ड या फिर नोट करते हैं कि जो अपवर्ड डायरेक्शन होती है ना, तो अपवर्ड जो भी डायरेक्शन होती है या अपवर्ड जो भी हाइट होती है वो हमेशा पॉजिटिव चलती है। तो नेक्स्ट में अपवर्ड हाइट, अपवर्ड हाइट, अपवर्ड में ऊपर की तरफ हाइट के साइन है वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं और डाउनवर्ड जो हाइट होती है, डाउनवर्ड हाइट और डाउनवर्ड जो हाइट होती है वो हमेशा नेगेटिव साइन के साथ में होती है। ये है कार्टेशियन साइन सिस्टम, इधर नेगेटिव उधर पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। ये कार्टेशियन साइन सिस्टम के कुछ पॉइंट है और इसके अंदर बीच के पॉइंट को अपन P कहते हैं। ये इसका x और ये इसका x डैश होता है, इसको आप लोग m लिखोगे तो इसको आप लोग m डैश लिखोगे। ओके, तो ये कुछ पॉइंट इसके अंदर होते हैं न्यू कार्टेशियन साइन सिस्टम के। अब देख लेना इसमें जब पॉइंट पूछे जाते हैं कि इसको एक्सप्लेन करो तो फर्स्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस्ड on left side। Second point, all the distances measured from pole, सारी की सारी डिस्टेंस इस पोल से मापी जाती है। थर्ड पॉइंट, toward right side of the distance that is also always measured in positive sign and toward the left side all the distance is measured in negative sign। ओके, और ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव साइन में रहेगा। अगला पॉइंट, अपवर्ड डायरेक्शन
पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव, तो ये कुछ पॉइंट इसके अंदर कंसीडर किए जाते हैं। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूले में तुम लोग एक सिस्टम ये देखोगे कि कोई भी ये आपके पास में है कॉनकेव और ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के बाद में ये है इसका फोकस पॉइंट और ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो पहली लाइन तो जाएगी पैरेलल और ऐसे निकलेगी, सेकंड जाएगी ऐसे, और ये जाने वाली हमेशा हो जाती है पैरेलल, और पैरेलल होगी तो ये जाकर के ऐसे मिलेगी, है ना, और ऐसे जब मिलेगी, ऐसे जब मिलेगी तो इसका इमेज बनेगा ऐसे, यानी बियॉन्ड सी बनता है। तो यहाँ जो सामने ऑब्जेक्ट रखा, इसकी जो डिस्टेंस है इसको नोट करती है यू से। ये जो इसमें इमेज है, इस इमेज की डिस्टेंस को नोट करती है v से, और जो प्रिंसिपल फोकस है इसको यहाँ से नोट करती है f से। तो ये तीनों चीजें हैं जिससे अपन मिरर फॉर्मूला बनाते हैं। इसमें u, v और f। u का मतलब है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम पोल, यहाँ पे है इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम पोल, और यहाँ पर है प्रिंसिपल फोकस, तो इसको कहते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ये तीनों चीजें हैं, इनके अंदर रिलेशन पूछा जाता है, तो रिलेशन के अंदर आप नोट करते हो 1/v + 1/u = 1/f, और यहीं से कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। एक इसमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी होता है, तो वो होता है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या इसको लिखते हैं -v/u से लिखते हैं। तो ये कुछ पॉइंट इसके रेस्पेक्ट में रहते हैं। एक चीज और तुम लोग ध्यान रखोगे, कोई भी मिरर है तो इस मिरर के अंदर जो फोकस पॉइंट बनता है, ये मान लो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसका पोल है और ये इसका प्रिंसिपल फोकस है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको तो अपन कहते हैं कैपिटल R, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसको कहते हैं फोकल लेंथ। तो इनके अंदर रिलेशन पूछा जाता है, तो रिलेशन में ध्यान रखो कि जो कैपिटल R होती है वो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होती है ना। तो ये हमेशा ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होती है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होती है। और सेकंड पॉइंट, जो फोकल लेंथ होती है वो जस्ट इक्वल हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। ओके, तो ये इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछा जाता है। जैसे तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन आ गया, इसको सॉल्व करके दिखा दीजिए। तो क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है कि एक कॉनकेव मिरर है और इस कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 60 सेंटीमीटर पर, और इसकी जो फोकल लेंथ है वो ओनली 15 सेंटीमीटर है। तो इसका इमेज कहां पे बनेगा वो आप लोगों को कैलकुलेट करके बताना। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब इस टाइप का जब कंप्लीट आता है क्वेश्चन, तो कंप्लीट क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तुम लोग यहां पे यूज करोगे क्वेश्चन को। आप पिक को कैसे करोगे देखना। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर आप लोग लिखोगे आंसर, आंसर के अंदर लिखोगे सबसे पहले मिरर का नाम, और इस टाइप का मिरर पॉलिश के हिसाब से आपको देखते ही पता चल रहा है कि सर ये तो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में आप एंटिटी लिखोगे तो इसमें u दे रखा है -60। सेकंड, इसके अंदर जो v है वो अननोन है, कैलकुलेट करना है, और फोकल लेंथ आपको दे रखी है, फोकल लेंथ इधर हमेशा माइनस में आएगी और ये 15 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट आप लिखोगे मिरर का फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, और मिरर फॉर्मूला जब आप लिखोगे तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। इसे नोट करते। इसमें तुम्हारे को कैलकुलेट करना है 1/v, तो 1/v को कैलकुलेट करने के लिए आप लिखोगे 1/v = 1/f। मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं तो 1/f वहीं पड़ा है, और 1/u को उधर डालोगे तो ये हो जाएगा -1/u। इसमें वैल्यू पुट करो, आप लिखोगे 1/v = 1/f, f का मतलब -20, फिर माइनस माइनस प्लस और 1/60, ये हो गया ना। ये माइनस की वैल्यू थी 60 की, माइनस और माइनस मैंने प्लस लिख लिया। 1/v = दोनों का एलसीएम लोगे 60, और ये 15, 60 में 4 बार तो माइनस का 4, और फिर हो जाएगा प्लस और ये 1 टाइम। ओके, आप लिखोगे 1/v = हो जाएगा -3 अपॉन हो जाएगा 60, है ना। 4 में से गया, पीछे 3 बच गया।
तो आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और ये हो जाएगा 60 अपॉन में हो जाएगा -3, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। खत्म, कोई दिक्कत नहीं। ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इनको तुम लोग सॉल्व आउट करोगे। ओके यस। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन तुम्हारे पास में सीधा चला जाता है मैग्निफिकेशन से होता हुआ रिफ्लेक्शन के बाद में रिफ्रैक्शन। तो ये एक पॉइंट क्लास का कंप्लीट होता है और इसके अंदर कंप्लीट अपन ने रिफ्लेक्शन ऑफ जो लाइट है उस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को अपन ने कंप्लीट पढ़ा, और जिसमें मिरर कैसे काम करते हैं, मिरर का यूज क्या होता है, इनके अंदर कौन से साइन सिस्टम काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्लास के अंदर थी। ओके, तो इसको आप अच्छे से, और डिस्क्रिप्शन के अंदर साइंस एवरीथिंग ऐप का लिंक है, ऐप आप लोग जरूर इंस्टॉल करें और कोर्स के अंदर विजिट करें, जहाँ से आपको हर टाइप का डेटा जितना भी रिक्वायर्ड है मिलेगा। प्लस अपने फ्रेंड्स के साथ में इन चीज़ों को आप लोग शेयर करें, इतनी मेरी हेल्प जरूर करें। और फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, बाय।